चलिए अब क्विक रिवीजन के इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन प्रक्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसको समझने से पहले यह समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो वो फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और जब उस फूड को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारा बॉडी रिएक्शन कराता है, तो ये प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाता है। नॉर्मली समझना है, या फिर से ऐसे समझिए कि जो फूड हम लेते हैं और जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों एक साथ रिएक्शन करता है और हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि किसी भी जीव को काम करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है। उसको ग्रोथ के लिए जो है रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है, मेंटेनेंस के लिए भी पदार्थों की जरूरत होती है। तो जब हम फूड लेते हैं ना, जब हम फूड खाते हैं, तो मैक्सिमम फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैक्सिमम फूड में जो है ना कार्बोहाइड्रेट होते ही होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद क्या होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया द्वारा, या हम कह सकते हैं सांस लेने की प्रक्रिया द्वारा, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी हमारे बॉडी में हो जाती है। और दोनों का सीधा सा मतलब है कि ये क्या करते हैं, हमारे कोशिका में C6H12O6 और ऑक्सीजन ये रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद करते हैं क्या है कि ये CO2 और H2O में टूट जाते हैं, और अंत में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप बोलेंगे ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, तो ठीक वैसे ही जैसे ही हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O भी देता है, प्रकाश भी देता है, लाइट भी देता है हमको, और हीट के फॉर्म में क्या देता है, हीट के फॉर्म में ऊर्जा देता है। तो एक्चुअली में जो हमारे द्वारा डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस हुआ, डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज का बनना और पूरा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर एक एक कोशिका के पास ले जाते हैं, इनका एक ही मकसद है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और क्या करे, हमें ऊर्जा प्रदान करे। और यही रिएक्शन, यही अभिक्रिया, यही प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या होता है। फिर हम जिस तरीके से ये समझे थे कि हमारा डाइजेशन जो है कैसे होता है, ठीक उसी तरीके से हम समझेंगे स्टेज बाय स्टेज की आखिर ये ऑक्सीजन जो है हमारे सेल तक कैसे जाता है। और पहले ही हम ये देख चुके हैं कि हमारा फूड जो है वो कैसे सेल के पास जाता है। अब हमको क्या करना है कि हमको अब ऑक्सीजन को एक एक सेल के पास पहुंचाना है और रिएक्शन होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया क्या है। श्वसन की प्रक्रिया हमारे कोशिका के अंदर होने वाली एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन भाग लेते हैं, फलस्वरूप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ ही में ATP के फॉर्म में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं ना, श्वसन प्रक्रिया क्या है। श्वसन प्रक्रिया एक ऐसी कोशिका में होने वाली, हमारे शरीर की कोशिका में होने वाली क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, श्वसन की प्रक्रिया हमारे कोशिका में, यानी हमारे शरीर की कोशिका में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें हमारा फूड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। नॉर्मली से सीधा सा बात समझिए, प्रैक्टिकल बात समझिए। कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, किसके बीच में हो रहा है, तो हमारा जो फूड है ना, जो ग्लूकोज है और हमारा जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और क्या करता है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमको CO2, H2O और ATP के फॉर्म में क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो श्वसन हमारे कोशिका में होने वाली वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमारे फूड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होता है, ATP के फॉर्म में ऊर्जा मुक्त होता है। और वही ATP ऊर्जा जो फॉर्म होता है उसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने काम करने के लिए, या जो भी काम हम करते हैं, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, सोना, जो भी काम करते हैं उन सब काम में जो है ना एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी ATP से हम ये सारा काम
करते हैं। तो चलिए, नॉर्मली तो हमने ये देख लिया है कि फूड और ऑक्सीजन के रिएक्शन जो है वो श्वसन अभिक्रिया कहलाता है। प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं कि ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, स्टेज बाय स्टेज, या कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया जो है ना, श्वसन 2 प्रकार के हैं। एक जो है वायवीय श्वसन कहलाता है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा कहलाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। एक्चुअल में हम कहें तो दरअसल रिस्पिरेशन क्या है ना, रिस्पिरेशन जो है हमारे फूड का टूट कर, रिस्पिरेशन क्या है कि हमारे फूड का टूट कर एनर्जी प्रदान करना, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराना ही रिस्पिरेशन कहलाता है। तो रिस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं। फूड टूटकर जब एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो रिस्पिरेशन कहलाता है, और ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, जिसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं, और एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसे हम एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। खैर अंग्रेजी की आपकी जरूरत है नहीं, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है ना कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है, हमारा खाद्य पदार्थ यानी कि C6H12O6, यानी कि हमारा ग्लूकोज, वायवीय श्वसन में क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज, ये टूटता है किसके प्रेजेंस में, ये टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यानी कि हमारा फूड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा प्रदान करता है, जब हमारा फूड ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो रिएक्शन वायवीय श्वसन कहलाता है, वो श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। जब हमारा खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो अवायवीय रिस्पिरेशन कहलाता है। अब इसको और बढ़िया से समझते हैं। रिस्पिरेशन क्या है, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ग्लूकोज जब टूटकर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो रिस्पिरेशन कहलाता है। रिस्पिरेशन जो है 2 तरीके के होते हैं, श्वसन जो है 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा होता है, यानी कि हमारा फूड पार्टिकल जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, उसको तोड़ देता है। और एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता और हमारा फूड पार्टिकल जो है बिना ऑक्सीजन के, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो कहलाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। और ये प्रोसेस जो होता है ना कोशिका के अंदर होता है। ये दोनों रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है यह कोशिका के अंदर होता है, यह अभिक्रिया जो है कोशिका के अंदर होती है। ऐसी रासायनिक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो वो क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और बढ़िया से डिराइव करते हैं। हम सबको मालूम है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन में होती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 चरण में होती है, 2 चरण में होती है, याद रखना है, 2 स्टेजेस में होती है, 2 स्टेजेस में होती है। जैसे क्या होता है ना कि हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 कार्बन वाले परमाणु, 6 कार्बन वाले परमाणु कह सकते हैं, 6 कार्बन है ना। इसका हमारे कोशिका द्रव्य में ये टूट जाता है, कोशिका द्रव्य में ये टूट जाता है। हमारा ग्लूकोज जो है ना, पहला रिस्पिरेशन का प्रोसेस पहले हम कहें 2 चरण में होता है। तो हमारा फूड पार्टिकल का जो 6 कार्बन वाला परमाणु है वो पहले क्या होता है ना कि पहले वो कोशिका द्रव्य में एक बार टूटता है और क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे पायरुवेट कहते हैं। और पायरुवेट एक्चुअल क्या है, 3 कार्बन वाला परमाणु है, 3 कार्बन वाले
कार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पे 3 कार्बन वाले कार्बनिक पदार्थ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फूड पार्टिकल है वो क्या करता है, 2 स्टेज में उसका रिस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले वो कोशिका द्रव्य में टूटता है, कोशिका द्रव्य में टूटता है, और ये जो हमारा पायरूवेट मिलता है फाइनली ये कहाँ, इसका टूटना ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, और CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। तो एक्चुअली में हमको यहाँ पे बस यही समझना था कि ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 स्टेज में होती है। पहला स्टेज में होता है तो 6 कार्बन वाला परमाणु या यौगिक हमारा क्या होता है, 3 कार्बन वाले परमाणु में डिवाइड हो जाता है, और यह प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है। और जब पायरूवेट यानी कि 3 कार्बन वाला जो हमारा यौगिक है वो क्या करता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटता है तो फाइनली रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरा होती है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। पायरूवेट में हमने देख लिया, पायरूवेट बन गया किसमें, पायरूवेट हमारा बन गया कोशिका द्रव्य में। कोशिका हम यहां से ऐसे करते हैं C6H12O6, ये क्या हुआ, टूट गया। कहां टूटा ये पहले, तो ये टूटा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, हमारे पास पायरूवेट है। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन वाला यौगिक है ना, कार्बनिक पदार्थ है हमारा। अब ये हम इसको क्या करते हैं कि पायरूवेट जो होगा ना, अब ये 3 तरीके से टूटेगा। यहां लिख लेते हैं पायरूवेट। समझना है, ध्यान से समझना है कि यही ग्लूकोज है, बस टूट गया है 3 कार्बन वाले परमाणु में। पहले यह कोशिका द्रव्य में टूटा, और फाइनली जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो हमने देखा ना कि रिस्पिरेशन कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के, एक जो है वायवीय श्वसन, एक जो है अवायवीय श्वसन। यहाँ पे 3 कंडीशन क्रिएट होंगे। पहला कंडीशन ये क्रिएट होगा कि ऊपर से करते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या होगा, पायरूवेट टूटेगा। वायु की उपस्थिति में पायरूवेट टूटेगा। दूसरा यह होगा कि वायु की अनुपस्थिति में टूटेगा। हमारा जो पायरूवेट है या ग्लूकोज जो है वो कहाँ टूटेगा, वो टूटेगा वायु की अनुपस्थिति में। और एक जो होगा ना वायु की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी। 3 कंडीशन क्रिएट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन तो होगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा फूड पार्टिकल को तोड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा, उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब वायु की उपस्थिति होगी तो ये नॉर्मली हमारे कोशिका में पूरा होता है, यानी कि जो भी जानवर वगैरह या पेड़ पौधे हैं उनके नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं उनमें यही प्रोसेस पूरा होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल टूटता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। यह नॉर्मली जो है हमारे बॉडी में होती है। अब एक है कि रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस जो बिना ऑक्सीजन के पूरा होता है, तो वो ये पूरा होता है ईस्ट में। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो फंगाई के अंडर में आता है, उसको फूड पार्टिकल तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और वो क्या करता है कि वो वो क्या करता है, वो हमारे पायरूवेट को इथेनॉल में तोड़ देता है और साथ में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इथेनॉल क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से क्या होता है, एक अदर रिएक्शन होता है और इसमें जो बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो रिस्पिरेशन की 3 कंडीशन हो सकते हैं। एक जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस हो पूरी तरीके से, दूसरे में हो कि ऑक्सीजन प्रेजेंस ही ना हो एकदम, और तीसरा जो है ऑक्सीजन तो प्रेजेंस हो लेकिन कम हो।
तीनों का कंडीशन अलग अलग होता है। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सो रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो नॉर्मल जानवरों में रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो नॉर्मल पेड़ पौधों में रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो होती है ये वाली वायु की उपस्थिति में। और उसमें क्या होता है कि इस वाले रिएक्शन में हमारा फूड जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से टूटता है, पूरे तरीके से टूटता है और क्या करता है कि CO2 और H2O बनता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ज्यादा मात्रा में इसलिए होती है ना कि ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, कंप्लीटली टूटता है, क्योंकि उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन की प्राप्ति उसको हो जाती है। और क्या होता है कि वो टूट कर क्या करता है कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड होती है। अब ये दूसरा जो कंडीशन है ना, ये नॉर्मली जो हम लोग कुछ माइक्रोब्स वगैरह हैं, या हम कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी हैं, उनमें जो है ये प्रोसेस देखने को मिलता है। क्या होता है कि वायु प्रेजेंस नहीं है, वायु है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन जब नहीं है वहां पे तो क्या होता है कि ये ईस्ट जो फंगस का एक पार्ट है, यानी कहते हैं एक किस्म का ये फंगस है, ये क्या करता है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्या करता है फूड पार्टिकल को तोड़ देता है और क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ऐसा है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है कि पायरूवेट हमारा लैक्टिक एसिड में टूटता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है, लेकिन ये ऊर्जा ना थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और पूरी तरीके से हमारा ग्लूकोज या पायरूवेट टूटता नहीं है, इसीलिए हमको ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति भी नहीं होती है। चलिए अब यहां से एक ये समझते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, जो ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब फूड को तोड़ता है और एथेनॉल बनाता है, तो एथेनॉल वही है जो नॉर्मली हम एल्कोहलिक पेय पदार्थ में यूज करते हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ में यूज करते हैं, यानी कि शराब बनाने का जो प्रोसेस है वो यही है। ईस्ट क्या करता है, हमारे फूड पार्टिकल को तोड़ देगा, एथेनॉल में चेंज कर देगा, और ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। कौन सा प्रक्रिया किण्वन कहलाएगी? तो वो प्रक्रिया किण्वन कहलाएगी जिसमें कोई सूक्ष्म जीव या ईस्ट हमारे फूड को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ता है और तोड़कर क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। यानी कि ईस्ट या कोई सूक्ष्म जीव फूड पार्टिकल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ता है और क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, तो वो किण्वन की प्रोसेस कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। किण्वन से क्वेश्चंस आएगा, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आने वाला हो, कहीं से पूछेगा, तो वो ये वाला पूछेगा कि वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है। आपसे पूछ सकता है कि वायु की अनुपस्थिति में ईस्ट जब फूड पार्टिकल तोड़ता है तो क्या होता है, इथेनॉल बनता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है डैश ABCD, अब कुछ भी दे दे आपको ऑप्शन में, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी में जो ये लैक्टिक एसिड होता है ना, इसको समझते हैं कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब बहुत दिनों के बाद खेलने जाते हैं या दौड़ने जाते हैं, तो आप दौड़ या खेल तो लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगले दिन या उसी दिन लेट से क्या होता है कि आपके बदन में कई जगह पर जो है चुभन पैदा होता है। यानी कि अगर आप बॉलिंग कर लिए तो आपके कंधे में जो है दर्द हो जाता है, आपने बहुत तेज दौड़ लिया तो आपके जो पैर है उसमें जो है दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, और एक तरीके का चुभन होता है, दर्द होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि हमको तो दौड़ने की आदत थी नहीं, हमको तो बॉलिंग करने की आदत थी नहीं, लेकिन जब हम बॉलिंग करें तो हमको जरूरत से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो हमारा बॉडी क्या करता है ना, इमरजेंसी में जितना ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन तो है नहीं बॉडी में उतना एनफ। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है जितना ही है, उसी कंडीशन में हमारा बॉडी यानी कि हमारा मसल्स जो है, हाथ के जो मसल्स हैं क्या करते हैं कि जो हमारा फूड पार्टिकल होता है उसको
आधा ही तोड़ते हैं, नॉर्मली ही तोड़ते हैं, और कुछ मात्रा में हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हम सिचुएशन से निपट सकें। और वो जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, और मसल्स में वो लैक्टिक एसिड जो है ना जम जाते हैं, और जम जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ चुभन पैदा होता है। लेकिन फिर जब हम 1-2 दिन के बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में जाते हैं और उस लैक्टिक एसिड को कंप्लीटली तोड़ते हैं, तब जाकर क्या होता है कि वहाँ से दर्द खत्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन खेलने के बाद आपको फिर दोबारा भी जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है आदमी प्रोवाइड कर सकता है और जो है ये दर्द कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है ना कि नॉर्मली हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। क्यों होता है? तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के वजह से होता है। तो अब तक जो मैंने पढ़ा उसको एक बार आपसे रिवीजन कराते हैं। श्वसन या रिस्पिरेशन जो है हम इस टॉपिक में पढ़े। श्वसन क्या है ना, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल टूट कर क्या करते हैं कि किसी जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी जो है जरूरतें पूरा करता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायवीय श्वसन, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक वायवीय श्वसन और दूसरा जो है अवायवीय श्वसन। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो वायवीय श्वसन कहलाती है, और जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो अवायवीय श्वसन कहलाती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट या कोई सूक्ष्म जीव फूड पार्टिकल तोड़ता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो प्रक्रिया किण्वन कहलाती है और वो एक किस्म का अवायवीय श्वसन है। नॉर्मली जब कोई जीव, पेड़ पौधा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो पूरे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, और हमारा जो ग्लूकोज है या पायरुवेट है कंप्लीटली टूटता है और अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा कंडीशन में जो होता है ऑक्सीजन की कमी में, तो ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब नॉर्मली हमको ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता और इमरजेंसी में हमको काम करना पड़ जाता है, तो हमारी मांसपेशियां क्या करती है कि इमरजेंसी में ग्लूकोज को तोड़ देती है और कुछ एनर्जी जो हमको प्रोवाइड करा देती है, लेकिन ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता नहीं है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और जिसके वजह से हमारे बदन में या हमारे पैर में, हाथ में, मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ एसिड जमा हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट बार हम क्या करते हैं कि हम दौड़ते हैं या खेलते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में जाता है और उस लैक्टिक एसिड को तोड़कर कंप्लीटली उसको ब्रेक करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और चुभन जो है हमारा कम हो जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें हमको पढ़नी थी। अब इस चीज को हम कि यदि जो है आपने इस वीडियो को देखा, आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम श्वसन की प्रक्रिया में और आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो भी जीव है इस धरती पर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सजीव है, वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सी प्रक्रिया सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं? तो C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और CO2 + H2O देता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि एनर्जी के लिए, फूड को तोड़ने के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो 2 गैस हमारे पास है, एक तो चाहिए श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और दूसरा जो है CO2 जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। यानी कि 2 गैस जो है हमारे पास हैं, इन गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होना, कंटिन्यूअस सप्लाई होना बहुत जरूरी है। अगर यह सप्लाई बंद हो गया, किसी भी तरीके से बाधित हो गया, तो कोई भी जीव 1 से 2 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता। इसलिए ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, रिस्पिरेशन का यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि डेड हो जाएगा। इसलिए हमारे पूरे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित नहीं होती है और सुचारू रूप से चलते रहता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, सेल में जाकर श्वसन की प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, और बाई प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में रिलीज होते हैं
वो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारे द्वारा सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन का अंदर जाना, अंदर जाकर कोशिकाओं तक जाना, वहां जाकर श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, और फिर जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक कंप्लीट सिस्टम होता है और ये एक सिस्टम के तहत काम करता है। उस सिस्टम को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें एक काम ये होगा कि ऑक्सीजन बाधित नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन का बाधित अगर होगा तो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन हो, मानव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, उसका क्या हो रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया उसमें पूरा हो रही है और उसको क्या करना है ना, गैसों का एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों में ही समझते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो हम क्या देखें कि जो पत्ती है ना, पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है, उसके सतह पर एक छिद्र होता है ना, जिसे हम क्या कह रहे थे, एस्टोमेटा कह रहे थे। एस्टोमेटा यानी कि उसको हम रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों पर क्या होता है, छिद्र होता है, उसके सतह पर एक होल होता है और उस होल को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का नाम आप याद रखिएगा, इसको एस्टोमेटा हम अंग्रेजी में कहते हैं। और यही रंध्र जो है ना क्या करता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। इसी रंध्र के द्वारा, यही एस्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो जो एक्सचेंज का काम होता है ना पेड़ पौधों में, इसी एस्टोमेटा के द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है, विसरण की प्रक्रिया क्या है, 9th क्लास में आपको जाकर फर्स्ट चैप्टर विसरण की प्रक्रिया जो है 9th क्लास में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है विसरण और परासरण, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। किस तरीके से गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है या किस तरीके से वाटर जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को पढ़े हैं। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि क्या होता है कि हवा जो है ना, वायु जो है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो जब भी जो है पत्तियों में क्या होता है या पेड़ पौधों में ऑक्सीजन की कमी होती है कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से क्या होता है, कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण की तुलना में पत्तियों में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब हुआ कि वातावरण में हाई प्रेशर बन गया और हाई प्रेशर से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाता है और जब रिएक्शन होता है तो CO2 क्रिएट होता है और CO2 जब क्रिएट होता है तो पत्तियों में यानी कि पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन में इन्वायरमेंट के। तो क्या होता है, ये दूसरे तरफ से ये बाहर निकल जाएगा CO2। तो गैसों का एक्सचेंज हो गया, श्वसन की प्रक्रिया पूरी बढ़िया से चल रही है। ठीक इसी तरीके से जो जानवर है ना, जानवरों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए अलग अलग सिस्टम है अलग अलग किस्म के बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं। उन सारे जीवों में श्वसन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है, उनमें अलग अलग जो है अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। इसके लिए अब हम कुछ नहीं करते, जानवरों के बारे में देखते हैं कि कैसे वो एक्सचेंज होता है। तो अगर हम कहें जलीय, सबसे पहले हम देख लेते हैं जलीय जंतु के बारे में, जलीय जंतु के बारे में कि कैसे, चाहे मछली के बारे में, जलीय जंतु में हम मछली के बारे में देख लेते हैं। तो आपने एक्वेरियम वगैरह में मछली को कभी तैरते हुए देखा होगा। एक्वेरियम जिसमें हम मछली को घरों में रखते हैं, शीशे के एक जो बंद होता है पानी, उसमें डालकर हम क्या करते हैं, मछली को डाल देते हैं, खूबसूरती के लिए, उसको सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें आप देखते होंगे कि मछली जो है ना बड़ी तेजी से अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। ये स्पीड जो है ना उसका ज़्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से वो मुंह बंद करती है और खोलती है। क्या करती है कि मछली जब मुंह खोलती है ना तो पानी अंदर की तरफ उसको ढकेलती है, जो गिल के पास जाता है। मछली में क्या होता है ना, गिल्स होते हैं, और वहाँ क्या करता है, मछली जो है गिल के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है और दूसरे तरफ से पानी को बाहर फेंक देती है।
लेकिन एक चीज वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मछली जो है ना बड़ी तेजी से मुंह खोलती है और बंद करती है। इसका रीजन ये है कि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम होता है कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में तो 21% है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जो है क्या करना होता है, रिस्पिरेशन करना होता है। यानी कि रेट ऑफ इनहेल, जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसका रेट जो है ना मछलियों में ज़्यादा होता है, या कोई भी जो जलीय जंतु हैं उनमें रिस्पिरेशन का रेट जो है ज़्यादा होता है। हम नॉर्मली 1 मिनट में 16-17 बार जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन ये स्पीड मछलियों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाए। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में ऐसे ही बहुत अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन है, तो हम आराम आराम से भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। ये चीज़ पूछता है और आपसे ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के बारे में, कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है या इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, या ये भी पूछ सकता है कि मछली जो है यानी कि ज़्यादा तेज गति से दर से श्वसन की क्रिया क्यों करती है या सांस क्यों लेती है। तो आपको बताना होगा कि जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके वजह से क्या होता है, जलीय जीवों को जल्दी जल्दी जो है सांस लेना होता है, यानी कि उनका श्वसन का दर जो है ना वो तेज होता है। चलिए तो मछली में भी समझ लें। तो मछली में वो पार्ट कौन सा है जहां, मछली में वो पार्ट कौन सा है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है, तो वो गिल्स है। मछली में गिल्स होते हैं ना, तो मछली में गिल्स ही वो पार्ट है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। मछली जब पानी अपने मुंह में लेती है तो प्रेशर के साथ उसको गिल के पास भेजती है, और गिल्स क्या करते हैं ना, उस वाटर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसको वहीं से वो बाहर कर देते हैं और पानी के साथ वो बाहर चला आता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जानवरों में क्या, अब हम ह्यूमन के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन जो है कैसे रिस्पिरेशन करता है, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो नॉर्मली जब हम सांस लेने की बात करते हैं ना, तो सांस लेना, श्वसन को हम क्या करते हैं ना, श्वसन को हम समझ लेते हैं सांस लेना। तो श्वसन सांस लेना नहीं है, श्वसन जो है ना ये अभिक्रिया है, या श्वसन की प्रक्रिया जो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और वो पूरे बॉडी में जाता है, सेल के पास जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो ये पूरा श्वसन की प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा श्वसन की प्रक्रिया है, ये श्वसन अभिक्रिया है। और ब्रीदिंग क्या होता है ना, जब हम ब्रीद करते हैं, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो वो इनहेल कहलाता है, और जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेल कहलाता है। तो इनहेल और एक्सहेल दोनों को जोड़ दे तो ब्रीदिंग कहलाता है ना। श्वसन की प्रक्रिया उसकी आगे की चीज है, उसमें सिर्फ जो है ब्रीदिंग एक पार्ट है। श्वसन की प्रक्रिया में ब्रीदिंग जो है एक पार्ट है। तो उसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। आखिर जो है हमारा ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल के पास चला जाता है, कौन सा सिस्टम जो है हमारे बॉडी में है, उसको समझते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि नासा द्वारा हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ और भी गैस होता है जाता है, नासा द्वार के द्वारा लेते हैं। नासा द्वार के बाद ये ऑक्सीजन जो है हमारे ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में जाता है। उसके बाद ग्रसनी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये ग्रसनी वही पार्ट है, यानी कि हवा ऑक्सीजन जो जाता है एयर उसके लिए भी है, और जो हम खाना खाते हैं उसके लिए भी एक ही रास्ता है, दोनों है ना, ये दोनों जो है एक ही रास्ता है। जैसे ग्रसनी से आगे जाएंगे, एक रास्ता जो है फूड पाइप की तरफ चला जाता है जो अमाशय तक जाएगा, और दूसरा रास्ता जो है ग्रसनी से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लंग्स में जाएगा, है ना। तो ग्रसनी वही रास्ता है। पूछ सकता है कि खाना और वायु का हमारे शरीर में एक समान रास्ता कौन है, तो आपको बताना होगा कि वो ग्रसनी है। नासा द्वार के द्वारा जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे नाक में यानी कि क्या होता है कि बाल होते हैं, है ना। ये बाल क्या करते हैं कि धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, या कोई भी और भी इम्प्योर सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं कि लंग्स में जाने से रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन से हम बच पाते हैं। ठीक है,
तो नासाद्वार से ये हमारा जो वायु है क्या होता है, फिल्टर हो जाता है और आगे बढ़ता है, ग्रसनी तक जाता है। ग्रसनी के बाद ये कहाँ, हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में, जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, नाम याद रखना है, फुफ्फुस में जाता है। फुफ्फुस में जाकर क्या होता है ना, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कई पार्ट में। जैसे फुफ्फुस में भी होता है, ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया के बाद जो है ये उसके बाद ट्रैकियाट्स में जाता है और इसका रास्ता जो है पूरे हमारे लंग्स में जो है छोटे छोटे पतले पतले रास्ते में बढ़ जाता है ऑक्सीजन, और लास्ट में जाकर लंग्स में ये एक संरचना होता है कुपी का, वहां जाकर खुलता है, जिसको हम अल्वियोली कहते हैं, अल्वियोली। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये हमारा लंग्स है ना, ये तो इस तरीके से ये मान लीजिए लंग्स है, ये आगे बढ़ा, एक रास्ता जो है यहाँ खुल गया, एक रास्ता यहाँ खुल गया, फिर इसमें से क्या होता है, एक रास्ता इधर खुल गया, एक रास्ता इधर खुल गया, ये हमारा लंग्स, इसको ऐसे मान लेते हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में ये रास्ता बढ़ जाता है और ऑक्सीजन जाकर क्या करता है, लास्ट में एक अल्वियोली होता है, कुपिका होता है, ऐसे थैली जैसा कोई संरचना है पूरे लंग्स में, लगभग ये अल्वियोली जैसा संरचना, और इसी में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो है जाकर फुल हो जाता है। यही वो बैग है जिसमें ऑक्सीजन जो है स्टोर होता है, जाकर थोड़ी देर के लिए रुकता है, ये अल्वियोली कहते हैं। यानी कि लंग्स में वो पार्ट है जो फंडामेंटल यूनिट है किसका, लंग्स का, एक्चुअल में वर्क जो है यही होता है। वो सारे जो ये रास्ते हैं तो वो तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए है, लेकिन जाकर जहाँ ऑक्सीजन हमारा स्टोर होता है, रुकता है, वो ये पार्ट है अल्वियोली है। यही जो है ना क्या होते हैं ना कि ब्लड्स के छोटे छोटे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जिसके थ्रू जो है ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, यानी कि ऐसे ऐसे ब्लड की वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर की वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर मतलब ब्लड और वाहिकाएं मतलब ऐसा रास्ता जिसके थ्रू जो है ब्लड गुजरता है, रुधिर वाहिकाएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, या तो आर्टरी कहते हैं या क्या कहते हैं उसे, नाम नहीं याद आ रहा, आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये कैपिलरी वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे जो है पतले एकदम कोशिका के समान होते हैं, लगभग पतले होते हैं, एक कोशिकीय कोशिका के समान होते हैं, और ये पूरा जो है अल्वियोली से क्या करते हैं, टच हुए रहते हैं। धमनी, शीरा और केशिकाएं, ये वही रास्ते हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसमें जो है ना अल्वियोली का साइज जो है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो ब्लड का जो वाहन होता है वो केशिका के द्वारा होता है, क्योंकि ये बहुत पतला और महीन होता है, और यहीं पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। ब्लड गुजरती है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया और ये चली गई पूरे बॉडी में। और फिर जब ब्लड जो है दूसरे रास्ते से आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे CO2 छोड़ देता है, और CO2 फिर हमारे सांस जब हम छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ेंगे ना, परिवहन जब पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, उसमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो है बॉडी में ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, या कोई भी चीज बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह कैसे आता और जाता है, यानी कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है, तो और चीजें जो है वहां पे से क्लियर हो जाएंगे। बस इतना सा समझना है कि ये अल्वियोली जो है ना, यहीं पे जिस तरह गिल के पास जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा था बॉडी से, ठीक इसी तरीके से ये जो अल्वियोली है, नाम याद रखना है कुपी का, यहीं पे ऑक्सीजन जो है बॉडी को भेज दिया जाता है और बॉडी से आया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सिस्टम आपको समझना था। ये सारा चीज पूछता है नासाद्वार, ग्रसनी, लंग्स, कुपिका के बारे में। अगर आपसे लंग्स के बारे में बात कर रहा है तो कुपिका के बारे में जरूर बात करेगा कि एक्चुअली में जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज किस पार्ट में होता है, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जो है ना हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए। हम इस टॉपिक को यानी कि जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं।
तो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस था, सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन देखा, न्यूट्रिशन में पूरे प्रोसेस को समझे, न्यूट्रिशन का डाइजेशन देखें, उसके बाद हम जो है रिस्पिरेशन पढ़े, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया पढ़े और पूरा सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी समझे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी, और ऐसे भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके लिए एक जिम्मेदारी है कि यदि आपने अब तक जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो रिस्पिरेशन के अंतर्गत इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए अब क्विक रिवीजन के इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं और इसमें हमको पढ़ना है वहन, मानव में वहन। सबसे पहले इसका तो मतलब समझते हैं कि मानव में वहन का मतलब क्या हुआ। तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ना कि हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि परिवहन तंत्र होता है जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और लाना होता है। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है ना कि प्रोडक्शन से पहले बहुत सारे कच्चे माल को लाना होता है, तो उसको अलग अलग जगहों से कच्चा माल लाया जाएगा। फिर जो है वहां पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, काम करता है और प्रोडक्ट बन के निकलता है। फिर उस प्रोडक्ट को क्या करना होता है, पूरे देश में, पूरे स्टेट में जो है फैलाना होता है। तो एक सिस्टम जो है ना काम करता है कि कुछ चीजों को कई जगहों से लेकर आना होता है, अलग अलग जगहों से लेकर आना होता है और प्रोडक्ट जब बन जाए तो उसको कई अलग अलग जगहों में भेज देना होता है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वहन, परिवहन, वह भी मानव में वहन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मानव में जो वहन होता है ना, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था कि जो हम भोजन लेते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअल में हमारे बॉडी में उसको ढोने का काम, कैरी करने का काम, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो होता है ना, रुधिर का होता है, ब्लड का होता है, रुधिर का होता है, यानी कि ब्लड का काम होता है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पहला पार्ट है कि जिसके मीडियम से जो है हमारा बॉडी में जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो हम भोजन खाते हैं, फूड हमारे बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड हमारा जो रुधिर है, उसी में हमारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, उसी में हमारा ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी जो है उसी ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। जैसे हमारा जो भोजन है और जो हमारा ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाता है कि उसको सेल तक, कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां से जो प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको फिर वहां से उठाकर लाकर हमारा लंग्स में डाल दिया जाता है और लंग्स के थ्रू जो है हम सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। उसी तरीके से जो है और भी वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ब्लड के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। तो ब्लड एक्चुअल में करता क्या है ना कि हमारे बॉडी में सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, जरूरत के सामानों को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन ऐसा चीज है, यानी कि ब्लड को धक्का देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जो ब्लड को क्या करे, धक्का देकर बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दे। इसको अगर समझना तो एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे घर में जो हमारा पाइप लाइन होता है, जल का पाइप लाइन होता है, वाटर का जो पाइप लाइन होता है, उसमें क्या होता है कि एक टंकी होती है, एक मोटर होता है और दूसरा जो है पाइपलाइन होता है। पाइपलाइन दो तरीके का होता है, एक जो है मोटर से पानी टंकी तक ले जाना और दूसरा जो है टंकी से पूरे घर के अंदर जो वाटर का सप्लाई करना होता है। हमारा जो वहन तंत्र है ना, मानव में वहन इसी तरीके से ठीक काम करता है। हमारा जो हार्ट है ना, वो घर में लगे पंप की तरह है। वो क्या करता है, पंप पानी को टंकी तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा हार्ट क्या करता है कि ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, टिश्यू तक, उत्तकों तक उसको धकेलता है ना, वहां से उसको वो ढकेलता है। पंप जो है ना, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उसको पंप करता है। जिस तरीके से मोटर जो है हमारे घर में पानी को पंप करके छत पे पहुंचा देता है। और दूसरा सिस्टम होता है कि वहां से उस टंकी से जो है पानी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक आता है। तो हमारे बॉडी में भी ये सिस्टम है कि जब बॉडी के पास ब्लड चला जाता है और फिर ब्लड जो है उधर से रिटर्न होकर आता है। ये सिस्टम जो है काम करता है जिस तरीके से घर में पाइपलाइन काम करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो है ये वहन तंत्र काम करता है। तो वहन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कहाँ, तो मानव में वहन पढ़ना है। तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हृदय, यानी कि हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
और हार्ट जो है, उसके बाद हार्ट के हम देख रहे हैं पाइपलाइन है, अलग अलग रास्ते हैं। तो रुधिर वाहिकाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रुधिर वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स, जिस रास्ते में ब्लड जो है मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है ब्लड के बारे में। ब्लड कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी जो पदार्थ होती है, मटेरियल्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि हार्ट में जो है ब्लड कैसे जाता है, कैसे निकलता है, क्योंकि ये जो नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सारा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लड कहाँ से एंट्री किया और लास्ट में ब्लड जो है कहाँ से निकला, लंग्स में जो है ब्लड कहाँ से जाता है और लंग्स में जो है ब्लड कहाँ से निकलता है। ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है। इसलिए मैंने हार्ट को क्या किया, ये हार्ट है, मान लीजिए कि हार्ट ही है, क्योंकि उतना बेहतरीन तो फिगर हमको आता नहीं है बना ले, लेकिन काम चल जाएगा उतना से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्लड जो है किस रास्ते जो है मूव करती है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, रुधिर के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉर्मल किसी भी वयस्क व्यक्ति में रुधिर का जो मात्रा होता है लगभग 5.5 लीटर होता है ना, लगभग 5.5 लीटर होता है। और पूरे बॉडी का जो वेट होता है उसका एवरेज हम कह सकते हैं, ये पूरे बॉडी का वेट के एवरेज का लगभग 7 से लेकर 7.5 kg के बराबर होता है। यानी बॉडी का जितना वेट हो, ये परसेंटेज में होता है ना, बॉडी का जितना भी वेट हो, ब्लड का वेट भी 7 से 5%, 8% तक इसका वेट जो है परसेंटेज में होता है। अगर मान लेते हैं कि बॉडी का वेट जो है अगर 70 kg है, तो क्या होगा, ब्लड का वेट जो है 7 से 7.5 किलो का लगभग होगा, यही परसेंटेज है। उसके बाद देखते हैं कि ब्लड का अपना एक पीएच वैल्यू होता है, जिसका हम कह सकते हैं पीएच वैल्यू, इसका ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। ये एग्जाम्पल, ये केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है और ये बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि ब्लड जो है, और आपसे ये पूछ सकता है कि हमारा ब्लड जो है बाई नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो हमको मालूम है कि 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू है तो वो बेसिक होता है, और 7 से नीचे है तो क्या होगा, एसिड होगा। तो 7 से ऊपर है तो ये क्या है, क्षारक है, एक तरीके का बेस है। हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड का नेचर जो है क्षारक है या बेस है। तो ब्लड के बारे में और भी हमको बहुत सारी चीजें जाननी है। ब्लड के बारे में नॉर्मल जो है उसका वेट इतना होता है, पूरे बॉडी के वेट का परसेंटेज इतना होता है, और उसका पीएच वैल्यू ये होता है। अब समझते हैं कि ब्लड किन चीजों से बना होता है। तो ब्लड जो है ना हमारा 2 चीजों से बना होता है। हमारा ब्लड जो है, रुधिर 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक जो है प्लाज्मा कहलाता है, आप सबने नाम सुना होगा प्लाज्मा, और दूसरा जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। ये इसी तरीके से पूछा जा सकता है, नॉर्मली आपको दे देगा कि ब्लड जो है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन सब्सटेंसों से मिलकर बना होता है, किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दे देंगी और प्लाज्मा और कोशिका दे देंगी। तो आपको बताना, नॉर्मली जो है ब्लड को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्लाज्मा और कोशिका। प्लाज्मा में क्या होता है ना कि वाटर होता है। सबसे पहले तो ये 93% के करीब में वाटर होता है। प्लाज्मा यानी कि क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन है, एक तरीके का लिक्विड है जो कलरलेस होता है। समझना है, ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन प्लाज्मा का कलर जो है कलरलेस होता है। प्लाज्मा जो है कलरलेस होता है क्योंकि उसमें 93% हम देख रहे हैं क्या है, वाटर है ना। अब इस वाटर में क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें आकर मिल जाएंगी, तो मिलकर क्या बनाएंगी, प्लाज्मा बनाएंगी। जैसा इसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है, लवण होता है, ठीक इसी तरीके से जो फूड हम खाते हैं ना, जो हमारा भोजन होता है वो भी इसी में आकर मिलता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो भी आकर मिलता है, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो है वे भी आकर इसी में मिलता है। हमारा ग्लूकोज जो है इसी में आकर मिलता है। हमारा एमिनो एसिड जो है इसी में आकर मिलता है। यानी कि बॉडी का लगभग चीज जो आकर इसी में मिल जाता है। कोशिका अलग होता है, तो प्लाज्मा में बाकी जो चीजें लिक्विड में आकर मिल गई वो क्या है, प्लाज्मा है, और बाकी कोशिकाओं का बना होता है। और भी ब्लड में बहुत सारी, प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, है ना, कुछ एमिनो एसिड्स वगैरह होते हैं। नॉर्मली याद रखना है कि इसमें फूड होता है और हमारा ऑक्सीजन होता है। चलिए, कोशिकाएं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है ना घूमता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी घूमता है। कोशिकाओं में क्या होता है ना कि इसमें सबसे पहले तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल।
लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, नाम याद रखना है। 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद WBC होता है जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। रुधिर में निम्न में से कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दे देगा, और भी किसी दूसरे कोशिका का नाम दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद होना चाहिए श्वेत रुधिर कोशिकाएं। यहां से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। जितना चीज मैंने पढ़ाया है ना वहां से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे क्विक रिवीजन का जो सीरीज है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को मैंने ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, और जहां से कम पूछे जाते हैं उससे कम पढ़ाया। जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछेगा उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, और जिस टॉपिक से कम पूछेगा उस टॉपिक को कम पढ़ाया जाएगा। तो 3 तरीके की कोशिकाएं हैं, RBC रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स कहलाते हैं, प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में कुछ कोशिकाएं हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन कोशिकाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए अब हम RBC के बारे में पढ़ते हैं, है ना। RBC रेड ब्लड सेल इसका नाम है। RBC के बारे में पढ़ते हैं। RBC की संख्या जो होती है ना लगभग 5.5 मिलियन RBC पर mm³ में होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यू में लगभग 55 लाख RBC होते हैं। RBC काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए, हमारे लाइफ के लिए। क्यों होते हैं इसको हम समझेंगे। RBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 120 दिन का होता है ना। 120 दिन जो है RBC जिंदा रहते हैं, यानी कि 120 दिन जो है इनका लाइफ स्पेन होता है। जीवन काल जो है RBC का जीवन काल जो है लगभग जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए अब RBC का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। RBC में एक वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। RBC में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है कि इसमें एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है ना। हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जिसे हम नॉर्मली क्या सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं HB से। इसको डोनेट कर सकते हैं, HB से हम इसको डिनोट करेंगे। अब यहां से समझना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो बहुत ज्यादा जो है ब्लड सेल्स में होता है, RBC में होता है। RBC में ये हीमोग्लोबिन भरा रहता है। इसका काम क्या है, तो RBC का ही ये काम है कि ऑक्सीजन को वो क्या करता है कि अस्थायी रूप से टेम्पोररी वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या करता है, HbO2 बनाता है, यानी कि टेम्पोररली ये जुड़ जाता है इससे, और क्या करता है, और ब्लड के साथ घूमता है। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और पूरे ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन कर रहा है, तो एक्चुअली में ऑक्सीजन को ढोने का काम तो हमारा ब्लड करता है, लेकिन ब्लड में भी कौन कर रहा है, तो एक्चुअली में ब्लड में भी ऑक्सीजन को ढोने का काम जो है RBC कर रहा है, और RBC में भी एक्चुअली ब्लड ढोने का काम कौन कर रहा है, तो RBC में भी एक्चुअली में वास्तव में अल्टीमेटली अंतिम रूप से जो ब्लड में ऑक्सीजन ढोने का काम करता है वो करता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही अस्थायी रूप से टेम्पोररी रूप से हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हमारे सेल के पास जाता है, और सेल के पास जाकर क्या होता है, अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, और सेल के पास पहुंच जाता है, कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का ये काम है। यहां से एक चीज समझ लेना है कि हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है ना, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आयरन की कमी हो गई। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन होता है, हीमोग्लोबिन हीम मतलब आयरन होता है, यानी कि ये आयरन का बना हुआ है, आयरन और प्रोटीन का बना हुआ है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है यानी कि सीधा सा मतलब है RBC की कमी हो गई। RBC की कमी हुई, इसका सीधा सा मतलब है कि ब्लड की कमी हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण जो है एनीमिया एक बीमारी है, वो बीमारी होती है। यानी कि ऑक्सीजन ही कम हो गया हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, RBC कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड कम हो गया। तो एनीमिया का सीधा सा मतलब है कि ब्लड का कम हो जाना, RBC का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। जब हमारे बॉडी में RBC कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कम ढुलाएगा,
यानी कि ऑक्सीजन का ढोने का काम जो है कम हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे और हम प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, काम करने का हमका मन नहीं होगा, सुस्त, हमेशा सुस्त रहेगा, आदमी बीमार रहेगा। तो ये एनीमिया में होता है। तो हीमोग्लोबिन को समझना जरूरी है। आपसे पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन किस चीज से बना है, तो हीमोग्लोबिन जो है आयरन और प्रोटीन से, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, या प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आरबीसी में पाया जाता है। एनीमिया क्यों होता है, तो एनीमिया बीमारी क्यों होती है, तो आपको कहना है कि ये हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन को ढोने का काम अल्टीमेटली कौन करता है, ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, तो सभी हो जाएगा, कोई एक दे तो हीमोग्लोबिन। ब्लड को ढोने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो कहना है कि आरबीसी जो है हमारे शरीर में ब्लड ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन ढोने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो आरबीसी, हमारा हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आरबीसी को देख चुके हैं, आरबीसी का यही काम था। हीमोग्लोबिन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब हम जो है डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत लाल, है ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी संख्या जो होती है ना 10,000 पर mm³ में होती है। आरबीसी जो था 55 लाख था, 5.5 मिलियन था, इसका मात्रा जो है 10% है ना। अब जो है ना आरबीसी का क्या काम है, तो आरबीसी जी है ना हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कह सकते हैं कि ये सैनिक तंत्र, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है ना, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को बीमारियों से, है ना। ये असल में क्या है, हमारे बॉडी के सैनिक हैं। किसी भी तरीके के हमको दिक्कत होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरल, फंगल या बैक्टीरियल, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होता है हमारे बॉडी में, तो उससे लड़ने का काम जो है यही डब्ल्यूबीसी करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं या कौन सी कोशिकाएं शामिल होती हैं। बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं, उसमें जो है डब्ल्यूबीसी के बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है हमारा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। हमारे इम्यून सिस्टम यही है। इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं ना कि इम्यून सिस्टम जो है आपका कमजोर है, स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यून सिस्टम यही है हमारा, प्रतिरक्षा तंत्र यही है। ये जो हमारे ब्लड में होते हैं डब्ल्यूबीसी कहलाते हैं, व्हाइट होते हैं, इनका निर्माण जो है हमारे अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, एक चीज यहां से और समझ लेना है कि कभी कभी क्या होता है ना, ब्लड में डब्ल्यूसी बढ़ जाते हैं, डब्ल्यूसी बढ़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। इसका जो साइन है ना एरो का ऊपर की तरफ, इसका मतलब बढ़ जाना, और इसका मतलब जो होता है कि घट जाना। तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से क्या होता है ना, ल्यूकेमिया एक बीमारी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, और इससे जो है ना ब्लड कैंसर होता है। ध्यान रखना है, अपना चेकअप करवाते रहना है। ब्लड का चेकअप तो ऐसे भी होते रहना चाहिए कि पूरे बॉडी का जो सिस्टम होता है ना वो ब्लड में ही हमको पता चल जाता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप सबको जो है 6 महीने, 1 साल, 3 महीने पे क्या करना चाहिए, कभी ना कभी फुल बॉडी ब्लड टेस्ट जो है करा लेना चाहिए। तो ल्यूकेमिया जो है ना क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है, और इसके वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। एक कंडीशन ये होता है कि डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो वो ल्यूकोपेनिया कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है ना, ल्यूकोपेनिया कहलाता है। और इसके वजह से जो है ना एड्स जब होता है ना तो ये सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। एड्स में क्या होता है ना कि एड्स में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, एड्स में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम जो है, हमारा सैनिक तंत्र जो है वो ध्वस्त हो जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो जाना क्या कहलाता है, ल्यूकोपेनिया कहलाता है। और इसके वजह से, और ये कब होता है, जब एड्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो एड्स के दौरान होता है। एड्स में और क्या होता है ना कि असल में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो गया। तो कोई भी बीमारी होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, और वो बीमारी जो है लगातार बढ़ते जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में ये चीज़ पढ़ना था। ये 2 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट थे, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया। एक जो कंडीशन ऐसा है जिसमें ब्लड डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, और दूसरा कंडीशन ऐसा है जिसमें डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या हुआ
कि WBC बढ़ गया, इसके वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। और दूसरा जो है ल्यूकोपेनिया, जिसमें जो है हमारा ब्लड WBC कम हो गया और इसके वजह से जो है एड्स हो सकते हैं, या एड्स के होने की वजह से जो है ये सिस्टम क्रिएट होता है कि हमारे ब्लड में WBC कम हो जाए। तीसरा जो है सेल जो हमको पढ़ना है वो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। प्लेटलेट्स की जरूरत क्यों है, और ये लगभग 3 लाख पर mm³ होती है ना, यह भी ध्यान रखना है। 3 लाख प्लेटलेट्स आजकल हम बहुत सुनते हैं, जब देखते हैं कि डेंगू व मलेरिया वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट्स जो है ना कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब डेंगू या मलेरिया होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है ना, प्लेटलेट्स का एक्चुअल में काम है ब्लड का थक्का जमाना, ब्लड का रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना। क्यों कि हमारा ब्लड जो है ना वो बंद नलिकाओं में बहता है। हमारे शरीर के अंदर क्या है ना, जो ब्लड बहता है ना वो पाइप में बहता है, बंद होते हैं वो पाइप जो है बंद नलिकाओं में बहता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो नलिकाएं जो है फट जाए, टूट जाए, और किसी वजह से क्या हो कि हमारा ब्लड जो है बाहर निकलने लगे। तो उस ब्लड को बाहर निकलने से बचाने के लिए, उस ब्लड को नुकसान होने से बचाने के लिए, ब्लड को नुकसान होने से क्यों बचाया जाता है, इसलिए बचाया जाता है कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड कम हो गए तो हमारा जो पंप करने वाला सिस्टम है, जो हमारा हार्ट जो है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और जो है हमारी डेड हो सकती है। इसलिए ब्लड को नुकसान नहीं होने देना है, ब्लड को बचाना होता है। तो ब्लड को बाहर निकलने से पहले या किसी भी तरीके के रिसाव अगर ब्लड से हो जाता है तो उसको बचाने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जिस जगह पर भी क्या होता है कि ब्लड निकलना शुरू होता है हमारे बॉडी से, वो रास्ता जो है, नलिकाएं जो है टूट जाती है, नलिकाएं जो है यहाँ से टूट गई, मान लेते हैं ब्लड जा रहा है और नलिकाएं यहाँ से क्या हुई, टूट गई, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारे प्लेटलेट्स जो है ना क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्लड को थक्का जमा देते हैं, और ब्लड को थक्का जमाते हैं और जो हमारा टूटा हुआ वाला पार्ट है वो बंद हो जाता है और ब्लड का रिसना कम हो जाता है। तो वहन में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमको 3 पार्ट में इसको पढ़ना था। पहले पार्ट में हमको ब्लड पढ़ना था। ब्लड में हमने देखा कि ब्लड जो है किन किन चीजों से बनी हुई है, प्लाज्मा से और कोशिकाओं से बनी हुई है। 3 कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बारी बारी से पढ़ा। इससे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वहन में है, वो क्या है, वो है हार्ट यानी कि हृदय।